Hello guys, welcome back to my channel again. This is part 3 of the banking law. जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग मेनली पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे और हम लोग पार्ट 3 में क्या पढ़ने वाले हैं आज, नीड फॉर रिफॉर्म्स इन बैंकिंग लॉ। ठीक है, बैंकिंग लॉ में रिफॉर्म्स की क्या नीड थी इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं। मैं आपको एक, जिन लोगों ने नहीं देखा है या ये इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनको एक प्रॉपर छोटा सा एक जिस्ट बनाकर बता रही हूँ। छोटा इवोल्यूशन के बारे में बताऊंगी कि बैंकिंग हमारे इंडिया में क्यों आया और कैसे आया। ये मैं छोटा 2 मिनट में बता रही हूँ। अगर आपको इवोल्यूशन में पूरी वीडियो देखनी हो तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं इवोल्यूशन। तब आपको आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प मिलेगी। इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग लॉ, चलिए मैं बता देती हूँ अब इवोल्यूशन कैसे हुआ। इवोल्यूशन का मतलब ही होता है ओरिजिन। क्या? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब बैंकिंग का, मतलब बैंक कैसे बना यहाँ पर। तो देखिए, बैंक बहुत पहले से, ठीक है, इसका सिस्टम जो शुरू हुआ था मेनली आपका इस टाइम पीरियड से शुरू हुआ था, यानी कि 2000 बीसी। वैदिक पीरियड, स्मृति पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड एंड मुस्लिम पीरियड, यानी कि जिसे हम लोग मिडिवल पीरियड भी कहते हैं। तो ये चारों पीरियड में क्या था ना, इस चारों पीरियड में बैंकिंग लॉ में इंटरेस्ट एंड लोन बहुत ज्यादा चलता था। यानी कि लोन, तो उस जमाने में जो मनी लेंडर्स थे, जो रिच मनी लेंडर्स थे, वो लोग क्या करते थे, गरीबों को पैसा देते थे। इन सारे स्पेशली इस टाइम में चलता था। ठीक है, ये दो टाइम में क्या हुआ, बुद्धिज्म हो गया, बिकॉज बुद्धिस्ट भी इसको क्रिटिसाइज करते थे मनी लेंडिंग के सिस्टम को। साथ ही में मुस्लिम्स भी इसको मतलब सही नहीं माना जाता था, इंटरेस्ट लेना, लोगों से वसूलना। बट इन दोनों पीरियड में बहुत ज्यादा ये मतलब बहुत ज्यादा फेमस था। तो आपको एक आइडिया मिल रहा है कि इन चारों पीरियड से ही आपका जो इंटरेस्ट था, मनी लेंडिंग था, वो सब पहले से ही, यानी जो बैंक में हम लोग क्या करते हैं, मनी रखते हैं, सेविंग डिपॉजिट करते हैं, वो सब इन पीरियड में भी चलता था। इसके बाद मेन पीरियड आ जाते हैं ब्रिटिश पीरियड। ये पीरियड हमें पता है कॉलोनियल पीरियड है। ब्रिटिशर्स आए थे। अब ब्रिटिशर्स आने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या किया, क्योंकि वो ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे, तो उन्होंने 3 प्रेसिडेंसीज बैंक का फॉर्मेशन किया। अब ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन से थे? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, ये 3 जो आपके था, बहुत ही मतलब फेमस बैंक है ये 3। अब ये 3 जो था ना, बाद में आपका बन गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब ये कैसे बना मैं बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये 3 इन्होंने बनाया। इनके बाद भी ये 3 से सिर्फ इनका काम नहीं चल रहा था, क्योंकि ये लोग जो थे, ये लोग क्या थे, इंडियंस के सारे चीजों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, यहाँ से रॉ मटेरियल्स खरीद के लेके जा रहे थे। ब्रिटिशर्स यूज टू एक्सप्लॉइट अस, ठीक है, इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो इनका इस तीनों बैंक से काम नहीं चल रहा था। तो इनके बाद इन्होंने क्या किया, बहुत और भी बैंक खोले। और ये मतलब सबको ये अनुमति दे दी, सबको इजाजत दे दी कि आप लोग भी प्राइवेट शेयर होल्डर्स अपने मन मर्जी से बैंक खोल सकते हैं इंडिया में। अब क्या था, बस इंडियंस को इनमें ज्यादा नहीं रखा जाता था। इंडियंस को नहीं, जो मनी, जो पैसे वाले थे, उनको ही रखा जाता था। मेनली जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग ही बैंक खोलते थे। तो इसीलिए क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट, ये बहुत ही फेमस मूवमेंट है, हमें पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप अगर इसको, इस वीडियो के जिसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो मेरी वो वीडियो जरूर देखना, जिसमें मैंने आपको पूरी तरीके से ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में पढ़ाया है। तो इसमें क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने क्या कहा, ये इनके खिलाफ मतलब एक मूवमेंट चलाया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। किसने चलाया? इंडियंस ने। स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था कि नहीं, हम ये सब नहीं मानेंगे, और बॉयकॉट किया गया। इंडिया ब्रिटिशर्स के सारे जो गुड्स एंड सर्विस थे, सारे सबको बॉयकॉट किया गया। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि इंडियन ने अपना खुद का कुछ बैंक्स बनाया। ठीक है, इंडियन ने खुद अपने कुछ बैंक्स बनाए। तो इसके बाद क्या हुआ, इंडियंस के पास भी बैंक है, ब्रिटिशर्स के पास भी बैंक है। ब्रिटिशर्स ने इजाजत दे दी कि हाँ भाई, तुम लोग भी बनाओ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, देखिए, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। वी ऑलरेडी नो कि वर्ल्ड वॉर वन कितना बड़ा था और इसमें कितना तबाही हुआ था, सबको पता है। तो इसका क्या इम्पैक्ट रहा जिससे हमें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया मिला। सबसे पहले समझ लो कि वर्ल्ड वॉर वन से तो जो घमासान जो युद्ध हुआ था, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो बैंकिंग सिस्टम में क्या हुआ कि बैंक में इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ा, क्योंकि जो छोटे छोटे बैंकिंग थे, सारे बैंक्स बंद होने लग गए। सारे बैंक्स बंद होने लग गए तो क्या हुआ, जो सिर्फ बड़े बैंक थे, ये जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, ये सिर्फ बच रहे थे।
बट इनका भी हालत जो था ना वो बहुत खराब हो रहा था। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वो अपने ये जो 3 इंडिविजुअल बैंक है इनको एक बैंक में जोड़कर क्या बनाएंगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया उन्होंने इन द ईयर 1921। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ 1921। 1921 में क्या हुआ, ये जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनकर तैयार हो गए, इंपीरियल बैंक एक बन गए, तभी बच सका। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, आरबीआई का क्रिएशन। अब आरबीआई में पता है, आरबीआई जो है हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ये है मेन बैंक है, इसके अंडर में ही सारे बैंक वर्क करते हैं। तो आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ, कैसे फॉर्मेशन हुआ कि अभी भी ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई इंडिया को सही से प्रॉपरली चलाने के लिए और हमें क्या जरूरत है, हमें एक हेड की जरूरत है। जैसे कि एक इंडिया को चलाने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर की जरूरत पड़ती है, प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही सारे बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए हमें जरूरत है आरबीआई की। इसीलिए क्या हुआ, हिल्टन यंग कमीशन, इसके ऊपर मैं आरबीआई के ऊपर एक पूरी वीडियो लाऊंगी, उसको जरूर देखना आप। ठीक है, तो आरबीआई का क्रिएशन यहाँ से हुआ कि ब्रिटिशर्स ने उन्होंने कहा कि भाई ये हमें भी एक बड़े बैंक की जरूरत है, तो इन्होंने फॉर्मेशन किया आरबीआई। आरबीआई आपका जो 34 में आरबीआई एक्ट, ये जो है ये इस ईयर एक एक्ट बनकर तैयार हुआ। पहले एक्ट बन गया था, उसके बाद ये स्ट्रक्चर बना, मतलब आरबीआई पूरा बनकर तैयार हुआ। उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ आपका 1935 में कैलकाटा में। ठीक है, उसके बाद वो बाद में शिफ्ट हो गया। इसके बाद देखो ये बैंक, अब इसका क्या काम था, आरबीआई का ये काम था कि वो बहुत सारा आरबीआई का फंक्शन था। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, इसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमें कौन कौन से बैंक, छोटे छोटे जो कौन से बैंक जो है वो लाइसेंस किसको मिलेगा, अच्छा कितना कैपिटल आपको रखना है बैंक में, कौन कौन से मतलब किसको लोन देना है, कितने लोगों में लोन बांटना है, किसको लोन नहीं देना है। ठीक है, पीरियोडिक इंस्पेक्शन, कौन कौन बैंक सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये सारा आरबीआई का काम था। और भी बहुत सारे काम है, आप मेरे वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो आरबीआई का मेनली ये सब वर्क था। ठीक है, आरबीआई जो था वो हेड था, वो सबको चलाता था। अब आरबीआई ने एक एक्ट बनाया, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949। इसमें क्या हुआ, इसमें यह बताया गया कि लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क, ताकि जो ये बैंकिंग जो पूरा सिस्टम है ना बैंक का, ये सही से वर्क कर सके किसी भी तरह की। देखो ये क्यों बनाया गया, क्योंकि इसका मेन मोटिव ये था कि हम जो गरीब लोग हैं, हम क्या करते हैं, अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो हमारा ये जो पैसा है ये वेस्ट ना हो, ये गलत हाथों में ना जाए, या बैंक अगर कहीं डूब जाए तो हमारा पैसा लॉस ना हो जाए। इसके ऊपर पूरा एक एक्ट बना। इसमें क्या है, कानून है, बहुत सारे लॉज है, आप कभी पढ़ना बैंकिंग रेगुलेटिंग है, इसमें बहुत सारे लॉज है कि बैंक कब क्या करेगा, बैंक क्या रूल्स है, क्या क्या रूल्स रहेंगे, बैंक कैसे काम करेगा, लोगों के लिए बैंक कैसे काम करेगा, ये सारा बताया गया है बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, ये तो हो गया बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट मेड बाय आरबीआई। इसके बाद हमारा आया एसबीआई एक्ट 1955। एसबीआई एक्ट का क्या काम था, देखिए एसबीआई का यही काम था कि एसबीआई का फॉर्मेशन आपका 1955 में हुआ, और इसको, इसमें क्या हुआ था, ये जो आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसको नेशनलाइज करके बना दिया गया एसबीआई, यानी कि ये एसबीआई बन गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही बाद में नेशनलाइज यानी सरकारी बन गया। ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये सरकारी बैंक है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, बट इसको, ये इस बैंक को हमने नेशनलाइज करवाया, और ये 1955 में एसबीआई एक्ट और एसबीआई का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, एसबीआई कोई पुराना नया बैंक नहीं था, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही फॉर्मेट करके नेशनलाइज करके यानी सरकारी बैंक बनाकर हमने 1955 में बना दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, ये तो हो गया, ये तो हो गया आपका एसबीआई का काम। इसके बाद क्या हुआ, एसबीआई तो बन गया, इसके बाद challenges in pre-nationalized era. There are mainly challenges in the pre-nationalized era. Pre मतलब nationalization से पहले। ठीक है, नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बैंकों को सरकारी क्यों बनाया गया, इसके ऊपर आजकल हमारे जो नीड फॉर रिफॉर्म्स है बैंक में, इसको हम लोग पूरा तरीके से डिसाइड करेंगे। पहले समझ लो ये नेशनलाइजेशन क्या होता है। नेशनलाइजेशन मतलब किसी बैंक को जब सरकारी बनाया जाता है, गवर्नमेंट अपने अंडर पे ले लेती है और वो बैंक पूरी तरीके से सरकारी बन जाता है, तो उसे हम नेशनलाइजेशन कहते हैं। तो नेशनलाइजेशन तो हुआ था, बट उससे पहले जो चैलेंजेस आए उसको डिस्कस कर लेते हैं। चैलेंजेस क्या क्या थे, देखो अभी भी क्या हुआ, हमें 2 बैंक सरकारी मिल गए, क्या, एक हमें सरकारी बैंक आरबीआई, आरबीआई जब बना था तब वो तो था आपका प्राइवेट बैंक, बट उसको बाद में क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया, आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया। आरबीआई तो हेड है, वो नेशनलाइज हुआ, इसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया यानी सरकारी बैंक बना दिया गया। बट
इसके बाद ये मेन नेशनलाइजेशन नहीं है, इसे हम नेशनलाइज कहेंगे, बट नेशनलाइजेशन यानी कि प्रॉपर बहुत सारे बैंक, टोटल 20 बैंक को नेशनलाइज किया गया था, यानी कि 20 सरकारी बैंक बनाए गए थे। तो उससे पहले के जो चैलेंजेस थे उसको डिस्कस करेंगे। देखिए चैलेंजेस क्या थे। हमारा जो कमर्शियल बैंक था, जो छोटे छोटे बैंक थे, देखिए गाइस इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने कमर्शियल बैंक क्या होते हैं सब कुछ अच्छे से आपको बिल्कुल डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो पहले देखिए तब आपको समझ में आएगा। तो चैलेंजेस क्या थे, जो छोटे छोटे जो बैंक थे वो क्या थे, अभी भी उनका मोटिव था प्रॉफिट कमाना। क्या प्रॉफिट था, उनका मोटिव था कि प्रॉफिट कमाया जाए, इसलिए प्रॉफिट के लिए क्या करते थे, गरीब जो ये जो समझिए ये एक बैंक है, ठीक है, ये एक प्राइवेट बैंक है। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या है, इसका ये जो इसका जो मोटिव है ये है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट मतलब लाभ उठाएगा, तो इसको प्रॉफिट कमाना है, तो ये किसको लोन किसको देगा, लोन जो है वो सिर्फ इसको देगा जो रिटर्न कर सके, सिर्फ इस इंसान को मिलेगा जो लोन वापस दे सके, उसको थोड़ी ना मिलेगा लोन जो वापस नहीं कर सकता, तो इसको लोन नहीं दिया जाता था, इसे ही हमें था। तो कमर्शियल बैंक ये सब करते थे, उनका प्रॉफिट मेकिंग पर्पस था, तो वो गरीबों को नहीं देते थे। गरीबों को नहीं देंगे, गरीब में कौन आते हैं आपका, एग्रीकल्चरिस्ट आएंगे जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और जिनका छोटा मोटा बिजनेस है, बिल्कुल लो लो बिजनेस जो रहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ये लोग ये सब बैंक मदद नहीं करते थे। ये सबका सिर्फ अमीरों को, मतलब जिनको जो दे सकते हैं रिटर्न, उनको देते थे, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, यही सब हमारा चैलेंजेस था। चैलेंजेस में क्यों आया, क्योंकि जो गरीब किसान जो थे, एसबीआई को सरकारी क्यों किया गया, सरकारी इसलिए किया गया ताकि गरीब लोग, जो गरीब किसान जिनके पास बैंकिंग की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, वो लोग जाकर अपना बैंक खुलवा सके। बट एसबीआई जो था वो एक बैंक था, तो इससे बहुत प्रॉब्लम आने लगे। प्रॉब्लम क्या क्या आने लगे, ये देखिए गरीब लोग जाकर एसबीआई में अपना अकाउंट तो खुलवाते थे, मगर एसबीआई तो एक है ना, एसबीआई का ज्यादा ब्रांच नहीं था। एसबीआई अगर बना भी ले ब्रांच तो ज्यादा बैंक नहीं। एक देखिए, एक इंडिया में बहुत सारे बैंक है, पीएनबी बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बहुत सारे बैंक है। बट अगर सिर्फ एक बैंक अगर नेशनलाइज होगा, क्योंकि आरबीआई नेशनलाइज हुआ है, बट आरबीआई तो हेड है, तो ये देखिए एसबीआई एक्ट के लिए क्या हुआ, एसबीआई सिर्फ एक, एसबीआई अगर नेशनलाइज हुआ, एक सरकारी बैंक है, तो इसमें से इतने सारे लोगों को तो प्रॉफिट नहीं मिल सकता ना, गरीबों को कितना भला करेंगे, इसीलिए नेशनलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी हमें, ठीक है। सरकारी बैंकों की जरूरत इसीलिए नीड हो, तो इसके लिए चैलेंजेस क्या हुआ, ये जो लोग जाकर ले नहीं पाते थे ज्यादा कुछ, इन्हें अभी ये जो कमर्शियल बैंक, ज्यादा तो कमर्शियल बैंक फैले हुए थे, तो कमर्शियल बैंक इनको नहीं देता था पुअर फार्मर्स को, तो इसलिए ये फिर क्या करते थे, ये जो पहले ये इन सब टाइम में जो मनी रिच मनी लेंडर से, उन्हें जाके मनी लेंडर से ये लोग अभी भी पैसे लेने लगते हैं, ठीक है, मनी लेंडर से, यानी कि जाके कर्ज लेते थे और कर्ज चुका नहीं पाते थे, बदली में अपने अपना मतलब ये इनका रूरल इंडिपेंडेंस चलता था, पीढ़ी बाई पीढ़ी इनका जो था वो कर्जा चलते रहता था, या फिर अगर इनको चुकाना था तो इन्हें अपनी जमीनें दे देनी पड़ती थी। तो ऐसे करके ये क्या थे, ये जो फार्मर्स थे ये एक्सप्लॉइट होते रहे हैं शुरुआत से, और अभी भी एक्सप्लॉइट हो रहे थे, तो इसीलिए नेशनलाइजेशन की जरूरत हमें पड़ी, ठीक है। नेशनलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसीलिए पड़ी। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइस चैलेंजेस तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेशनलाइजेशन से पहले क्या क्या चैलेंजेस फेस किए गए, और नेशनलाइजेशन क्यों जरूरी रहा, ये तो समझ में आ गया। नेशनलाइजेशन का मतलब भी समझ में आ गया कि नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि बैंकों को सरकारी बनाना। तो यहाँ पर ह्यूज जब मेन नेशनलाइजेशन का प्रोसेस चला, वो कब कब चला, आपका 1969 एंड 1989। अब 1969 में 14 मेजर बैंक्स, ठीक है, 14 मेजर बैंकों को नेशनलाइज यानी कि सरकारी बैंक बना दिया था। उसके बाद इन ईयर 1980 में 6 और बैंक को नेशनलाइज किया गया, तो टोटल आपका कितने होगा, 14 + 6 आपका 20 हो गए, तो 14 + 6 आपका 20, यानी कि टोटल आपका 20 जो बैंक थे इनको सरकारी बना दिया गया है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या था, यानी ये जो हुआ नेशनलाइजेशन जो हुआ, 20 बैंकों को नेशनलाइज, यानी कि ये एक मेजर चेंज था, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज था बैंकिंग के सेक्टर में, क्योंकि 20 बड़े बड़े बैंक जो थे, स्मॉल बैंक बड़े बैंक सबको मिलाकर सरकारी कर दिया गया, गवर्नमेंट ने सरकारी कर दिया, अपने अंडर में गवर्नमेंट में ले लिया। तो इसका इम्पैक्ट क्या रहा, यानी कि इसकी वजह से क्या क्या हुआ, तो इसको देखो, सबसे पहले हम इसका गुड इम्पैक्ट देखते हैं, यानी कि क्या हुआ, ब्रांच एक्सपेंशन, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, लोगों के तरफ पहुंचाया गया, बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा ब्रांच, यानी कि ये जो बैंक है, जैसे आप समझ लीजिए एग्जाम्पल एसबीआई, एसबीआई का एक ब्रांच यहाँ खुलेगा, एक यहाँ खुलेगा, एक यहाँ खुलेगा, एक यहाँ, तो इसको क्या कहेंगे, अलग अलग ब्रांच। तो हर बैंक का ही नाम एसबीआई होता है, हर बैंक का ही नाम यहाँ पर एसबीआई होगा, बट इससे क्या है, कोई कहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई वहां पर है, ऐसे ही बहुत सारे ब्रांच, एक एक बैंक के बहुत सारे ब्रांच ओपन हो गए, जिससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा
मतलब बैंक, सरकारी बैंक में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखा गया। इसके बाद सेकंड बड़ा चेंज हुआ आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि एकजुट होना। तो फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए नेशनलाइजेशन का क्या मतलब है, गरीबों को मदद करने के लिए सरकारी रहेगा, सरकार सबको लोन बांटेगी और गरीबों का भला होगा, यही ऑब्जेक्टिव रहा सरकार का। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, यानी कि सरकार के ये जो इम्पैक्ट था ना, इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा मिलियंस में, लाखों करोड़ों में लोगों ने अपने हर घर में छोटे छोटे जीरो बैलेंस अकाउंट खुलने लगा, यानी कि लोगों को इतना सपोर्ट मिला ताकि लोगों ने भर भर के बैंक अकाउंट खोले। ठीक है, हर किसी के पास एक बैंक अकाउंट था, हर किसी को लोन इजीली ग्रांट हो जाता था। तो ये सब क्या हुआ, इसके बाद ये जो है आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम चलाया गया और हर किसी को जीरो बैलेंस अकाउंट में दिया गया कि आप आइए बैंक खोलिए और आपको सरकार लोन देगी, वो भी बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ताकि ये क्यों किया गया, ताकि आपको जाने की जरूरत नहीं है मनी लेंडर्स के पास और आप एक्सप्लॉइट हो, ये सब नहीं हो, तो इसीलिए ये खोला गया। ठीक है, इसके बाद इसका मेन जो मोटिव था वो था क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। प्रायोरिटी सेक्टर्स कहाँ किसको कहते हैं, ये जो वीक, ये जो पुअर पीपल, यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो चलाते हैं, या फिर जो गरीब लोग हैं, जो फार्मर्स है, एग्रीकल्चर के काम करते हैं, और भी बहुत सारे जो जिनको नहीं दिया जाता था, जिसको रिच मनी लेंडर्स जो थे उनको लोन नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, तो इनको क्रेडिट मतलब उनको लोन बांटा गया। ठीक है, ये रहा हमारा कुछ मेजर इम्पैक्ट। इसके बाद इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो भी देख लेते हैं। तो गाइस इसके बाद इसके कुछ ड्रॉबैक देख सकते हैं। ड्रॉबैक का मतलब हो रहा है इसके क्या क्या खामियां थी। नेशनलाइजेशन तो हुआ मगर उसकी क्या क्या खामियां रही, तो ये देखो, सबसे बड़ी खामी ये थी कि गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि गरीबों को बांटने का गवर्नमेंट का क्या था, यहाँ देखिए गवर्नमेंट का क्या था, गवर्नमेंट जो था वो लोन बांटे जा रही है, सबको लोन दे रही है, तो गरीबों को तो लोन तो मिल जा रहा है, मगर ये गरीब इतने गरीब है कि ये लोग पैसा रिटर्न ही नहीं करते। ये सोचते हैं कि ये तो सरकार का पैसा है, तो हमें तो मिलना ही चाहिए, सरकार तो फ्री में देगी। तो ये सोचते थे कि हमें देने की जरूरत ही नहीं है। बहुत लोग जो थे वो नहीं दे पाते थे, मजबूरी में, गरीबी में, और बहुत लोग सोचते हैं कि सरकार का पैसा मतलब हमारा पैसा। तो इसीलिए क्या करते थे, सरकार को जो थे, बहुत लोग लोन वापस भी नहीं कर रहे थे। तो क्या हो रहा था, सरकार जो थी इतने जो पैसे बांट रही थी, सरकार का पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगा था, और जिसके लिए सरकार का क्या हो रहा था, लो प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये लोग तो पैसा रिटर्न नहीं करने वाले थे। तो गरीबों को पैसा जो दिया गया, ये लोग पैसा नहीं रिटर्न करे, तो सरकार को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इसके बाद है राइज ऑफ एनपीए। एनपीए का मतलब है, एनपीए का फुल फॉर्म है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब वही बात जो मैंने यहाँ पर आपको बताई कि ये लोग जो थे सोच रहे थे कि सरकार को हमें पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो इसे हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ये लोग पैसे तो ले रहे थे बट वापस नहीं कर रहे थे। तो ये जो था ना, ये बहुत ज्यादा मतलब बढ़ने लगा था। मतलब ज्यादातर लोग, मतलब आप समझिए, अगर 2% लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो बाकी जो थे 50% लोग यहाँ पर रिटर्न नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा ही हो रहा था कुछ, ये मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, ऐसा ही चल रहा था कि लोग वापस नहीं कर रहे थे सरकार का पैसा, और ये ज्यादातर चल रहा था, सारे लोग ऐसे ही कर रहे थे, पैसे ले तो रहे थे अपना पैसे समझकर और रिटर्न नहीं कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, गवर्नमेंट को लो प्रॉफिट हो रहा था। अब बैंकों का पैसा तो धीरे धीरे खाली होगा ना, बैंक जो है वो चलती है किससे, बैंक लोन देती भी है, फिर लोन प्रोवाइड भी करती है, डिपॉजिट भी लेती है, बट अगर आप उन्हें अगर पैसा रिटर्न नहीं करेंगे तो ये आगे यूटिलाइज कैसे करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि देने वाला जो है वो दे तो रहा था, बट लेने वाले बहुत थे, मिलियंस में, लाखों करोड़ों में। इसके बाद देखिए इसका और एक ड्रॉबैक रहा पुअर मैनेजमेंट बाय द ऑफिशियल्स, यानी कि ये जो काम करते हैं ना बैंकों में, जो ये काम कर रहे थे, या फिर बैंक के जो ब्यूरोक्रेटिक जो मैनेजमेंट था वो बहुत ही पुअर था, ज्यादा नहीं। क्योंकि देखिए प्राइवेट में अगर कोई काम कर रहा है, कोई अगर प्राइवेट बैंक में काम कर रहा है, तो उसको मालूम है उनको प्रॉफिट मिलने वाला है, तो काम भी ज्यादा अच्छा होता है। बट बहुत सारा होता है ना सरकारी में, सही सही बहुत ज्यादा देखा जाता था कि काम नहीं कर रहे थे, मतलब मैनेजमेंट सही से वर्क नहीं कर रहा था। यहाँ तक मुझे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक देखा कि कैसे, क्यों, क्या हुआ, और ये जो गवर्नमेंट ने ये जो नेशनलाइजेशन किया, तो ये नेशनलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या रहा और इसका ड्रॉबैक क्या रहा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी हमें। रिफॉर्म्स मतलब जो भलाई, मतलब ये जो कोई भी चीज खराब हो जाती है उसको ठीक करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं उसे हम रिफॉर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पर रिफॉर्म्स क्यों लाए गए और उसका रीजन क्या था, देखो रीजन पहले देख लो। सबसे पहला रीजन है SLR, जिसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। अब ये क्या होता है, देखो ये होता है, तब होता है, ये एक तरह का डिपॉजिट होता है।
अब यहाँ पर एक चीज समझो, ठीक है, ये है, समझो आप है, ये एक पर्सन है, ये एक बैंक है, ठीक है। इस पर्सन ने समझो 100 रुपए, जो 100 रुपए इस बैंक में जमा किया, ये क्या है, बैंक है, इस बैंक में इस पर्सन ने 100 रुपए जमा किए। अब इसने जो जमा किया है, तो ये जो SLR और CRR का ये जो मुद्दा है, ये तय किया जाता है थ्रू RBI। RBI जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो एक नियम बनाता है बैंकों के लिए। उसमें बताया जाता है कि बैंकों को कुछ डिपॉजिट क्या करना है, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR के रूप में RBI में जमा करके रखना पड़ेगा। ये जो SLR का पैसा है, ये RBI अपने रखते। तो ये देखो 100 रुपए समझो इस पर्सन ने इस बैंक में डिपॉजिट किया, तो RBI का ये रूल है, RBI का ये रूल है कि RBI क्या करेगा, एक नियम बनाया है, जो इस पैसे से, इस 100 रुपए से क्या करना पड़ेगा, जो ये जो कोई भी बैंक है ना, इस 100 रुपए से कुछ पैसे RBI को रख देने पड़ेंगे, यानी कि इस बैंक को इस पैसे से कुछ पैसे RBI के पास डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं कि RBI के पास SLR के रूप में सिर्फ पैसे ही रखे जाए, ठीक है, ये हो सकता है आपका कैश भी हो सकता है, ये हो सकता है आपका गोल्ड भी हो सकता है, इसीलिए हमें स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये नियम क्यों है, आपके दिमाग में जरूर आया होगा ये बात कि RBI ऐसा क्यों करती है, बैंक के पास जमा किया तो ये RBI क्यों कहती है कि इसमें से कुछ पैसे हमारे पास रखने पड़ेंगे बैंक को। तो ये देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नियम है, क्योंकि अगर सपोज ये बैंक के RBI इसलिए करता है ताकि ये जो बैंक है ना, ये सारा 100 रुपए जिसको मिला है, सारे पैसे डायरेक्ट किसी को लोन पे ना दे। क्यों ना दे, अगर ये 100 रुपए बैंक जो लोन में रख देगा, सपोज इस अगर समझो RBI का ये रूल नहीं रहा, तो ये क्या करेगा, ये बैंक हो सकता है ये 100 रुपए पूरे लोन में बांट दे। अब ये अगर लोन में बांट देगा, और अगर इस पर्सन ने ये जो डिपॉजिट रखा है, ये अगर वापस अपना 100 रुपए निकालने आएगा, तो क्या होगा, बैंक बोलेगा मेरे पास पैसे है नहीं, बैंक तो सीधा कह देगा कि हमारे पास पैसे नहीं है। इसीलिए RBI क्या कहती है कि बैंकों को कुछ पैसे RBI में जमा करके रखने पड़ेंगे एज डिपॉजिट, वो चाहे कैश हो या गोल्ड हो, किसी की भी रूप में रखना पड़ेगा, ताकि इनकेस अगर बैंक में पैसे की कमी हो जाए तो बैंक क्या करेगा, उस पैसे को ले सकता है इमरजेंसी में। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। मगर इस वक्त ये जो था हमारा रिफॉर्म्स के पहले, हमें पता है नेशनलाइजेशन हो रहा है, नेशनलाइजेशन मतलब बैंक सरकारी हो गया, बहुत ज्यादा लोग अभी भीड़ लगाकर आ रहे हैं, लोन ले रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, ऐसे इस समय पे क्या हुआ, RBI ने क्या किया, 38% यानी अप्रोक्स, ये अप्रोक्सीमेट रेट है, इससे ज्यादा कम थोड़ा 19-20 हो सकता है। तो RBI ने क्या किया, 38% SLR सेट कर दिया, यानी कि बैंकों को 38 और समथिंग अप्रोक्स SLR के रूप में RBI में सबमिट करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, अगर समझो 100 रुपए है, 100 रुपए का 38% चला गया RBI के पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सिर्फ SLR ही नहीं, SLR के बाद CRR भी आता है। इसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। अब इसका क्या मतलब होता है, SLR का मतलब होता है कि जो डिपॉजिट बैंक RBI में जाके सबमिट करेगा, और CRR का मतलब होता है कि इस पैसे से कुछ पैसा RBI को जाएगा और कुछ पैसा यानी 15% बैंक को खुद के पास रखना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, बैंक क्या करेगा, ज्यादा लोन नहीं बांट पाएगा। RBI ने ऐसा क्यों किया, 1991 के टाइम में ये रूल था। कब था ये रूल, 1991 के टाइम में। RBI ने ऐसा क्यों किया, ताकि बैंक ज्यादा ना दे, क्योंकि ये इसलिए नियम बनाया गया था ना, क्योंकि बैंक जो थे वो सरकारी बन चुके थे। बैंक क्या कर रहा था, हर बैंक सरकारी हो गया था, तो बैंक क्या कर रहे थे, हर किसी को खुलेआम लोन देते जा रहे, जिसकी वजह से हमने देखा NPA बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, ठीक है, NPA बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो इसीलिए क्या किया, RBI ने ये फैसला किया कि आपको 38% SLR के रूप में रखना पड़ेगा और CRR के रूप में 15% अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, ताकि ये जब आए तो आप इसको इसके पैसे वापस दे सकें, ठीक है। इसीलिए आपको बैंक को खुद अपने पास, मतलब इस बैंक को अपने पास ही इस पैसे से CRR कैश करके रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए, बैंक की हम क्या पढ़ रहे हैं, बैंक का में रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जो थर्ड जो रीजन है वो था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब ये क्या होता है, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि आपका आया था 1991 में। इसको अच्छे से समझो। जैसा कि हमने समझा कि उस वक्त 1990 के दौर पर SLR और CRR का रूल ज्यादा था, ठीक है। RBI ने ये रूल बना दिया था कि अब जो है बैंकों को इतने सारे पैसे रखने पड़ेंगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, अब इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को अच्छे से समझो, क्योंकि ये SLR और CRR के रूप में RBI का ये रूल था। तो अब क्या हो रहा था, बैंक जो बेचारा था ये फंस गया, बैंक जो था ये फंस गया, क्योंकि इसका जो था ज्यादा पैसा RBI के पास जा रहा है और कुछ उसे
15% खुद के पास मतलब रिजर्व करके रखना पड़ा। अब सपोज कोई और गया, सपोज एक कोई कंपनी है, मैं एक कंपनी बता रही हूँ एग्जाम्पल में, समझो टाटा, ये एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसे समझो ये टाटा क्या है, इंडिया कंपनी है। तो ये जो कंपनी है ना, इसको समझो लोन, इंडियन कंपनी को लोन लेने की जरूरत पड़ी, तो ये गया बैंक के पास जाकर बोलता है कि मुझे इतने लाख रुपए चाहिए या इतने करोड़ रुपए चाहिए। अब बैंक बेचारा बोल रहा है कि हाँ मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि सरकार तो सारे पैसे ले गई, क्योंकि एसएलआर और सीआरआर के नियम के अनुसार मेरे पास तो ज्यादा पैसे बच ही नहीं रहे हैं, तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा। तो अब जब इसको जरूरत है, इस कंपनी को, इंडियन कंपनी है हाँ, इसको जरूरत है पैसे की, तो अब ये क्या करेगा, ये जाएगा अमेरिका या फिर फॉरेन, ठीक है, फॉरेन जाएगा, फॉरेन जाकर वो क्या करेगा, हेल्प मांगेगा, लोन लेगा, किससे, बाहर के, समझो ये गया फॉरेन, ये गया फॉरेन, फॉरेन में जाके ये क्या करेगा, लोन मांगेगा कि हमारे इंडिया के पास तो पैसे नहीं है, हमें लोन दे दो, तो लोन तो मिल जाएगा, ये क्या करेंगे, ये तो दे देंगे। अब ये जो देंगे, यहाँ पर समझो ये डॉलर में पैसे देंगे, ठीक है, ये डॉलर में देंगे, और इनको जब वापस करना पड़ेगा लोन तो वापस भी करना पड़ेगा ना, तब क्या करना पड़ेगा, डॉलर में देना पड़ेगा। तो समझो इसने इसको दे दिया, अब जब इसके देने की बारी आई, तो ये इसको तो डॉलर में देना है, तो डॉलर कन्वर्ट कहाँ से करेगा, ये आरबीआई के पास गया, आरबीआई के पास जाकर कहा कि मुझे जो है यहाँ पर फॉरेन में पैसे, मुझे इनके पैसे रिटर्न करने हैं, तो पैसे जो मुझे रिटर्न करने हैं, तो मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो आप मुझे डॉलर दो। तो आरबीआई का ऐसे ही कर करके और भी बहुत सारे रीजन थे, जो आरबीआई का ये जो डॉलर था ना, फॉरेन डॉलर कहाँ से आता है, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज हमारे बाहर से, जब जो लोग बाहर काम करते हैं इंडिया से बाहर, तो वो लोग पैसा लाते हैं, तो पैसा वो लोग तो बाहर से करेंसी डॉलर में लाते हैं, बाहर की मुद्रा लाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आरबीआई में सबमिट करते हैं, आरबीआई के जरिए वो इंडियन रूपी रिटर्न में ले लेते हैं, और इंडिया वापस आते हैं, इंडिया के लोग जो बाहर काम करते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, आरबीआई के पास कुछ फॉरेन रिजर्व रहता है, आरबीआई का ये फॉरेन रिजर्व क्यों हुआ, ऐसे कर करके खाली हो गया, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई तो सिर्फ ऐसे ही नहीं, आरबीआई फॉरेन रिजर्व यूज करती है, बाहर से हमें पता है ऑयल लेती है, सोना खरीदती है, तो आरबीआई की जो खरीदती है बाहर फॉरेन से, तो क्या डॉलर के बदले खरीदती है, आरबीआई अपना जो उसके पास जो डॉलर जमा रहता है, वो डॉलर इनको देकर इनसे लेती है, गोल्ड, ऑयल और भी जो जरूरत के सामान है जो हमारे बाहर से एक्सपोर्ट होकर आते हैं। तो ये क्या करती थी आरबीआई का, ऐसे ही करते करते 1991 का क्राइसिस ये कहता है, आरबीआई के उस वक्त ये जो डॉलर था ना, ये डॉलर खत्म हो रहा था, क्योंकि ऑयल खरीदने और इसके कुछ दिनों में पैसे खत्म हो रहे थे, डॉलर खत्म हो रहे थे, तो इसके लिए क्या हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया, ठीक है। इस क्राइसिस को ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में यहाँ पर आता होगा कि जब आरबीआई का ये फॉरेन रिजर्व खत्म हो रहा था, तो आरबीआई ने क्या किया होगा, तो आरबीआई ने क्या किया, सरकार ने उस वक्त एनईपी लाया, ये था एक रिफॉर्म, ठीक है। इस रिफॉर्म को हम लोग दूसरे वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये जो था रिफॉर्म का नाम, इसे हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, 1991 में ये रिफॉर्म का नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसको लाया गया, इसके जरिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यानी कि जो पेमेंट था, फॉरेन रिजर्व था हमारा, वो खत्म हो गया था, और ज्यादा हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं बचा था, समझो 15 से 20 दिन का ही फॉरेन रिजर्व बाकी था। इसके बाद क्या कैसे चलेगा, अगर खत्म हो जाता फॉरेन एक्सचेंज, तो हमारा कैसे गुजारा होता, हम बिना तेल के, बिना गोल्ड के, बिना हर सामान के कैसे रहते इंडियंस को। इसीलिए आरबीआई ने और सरकार ने क्या किया, सरकार ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट लाया, ठीक है। तो ये तो थर्ड रीजन था। उसके बाद रिफॉर्म्स जो लाए, ये जो रिफॉर्म्स लाए गए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसका और क्या रीजन था, इसका चौथा रीजन था हाई फिस्कल डिफिशिएंट। अब ये क्या होता है, हाई फिस्कल डिफिशिएंट का मतलब हो रहा है, हाई फिस्कल डिफिशिएंट का मतलब हो रहा है कि सरकार का जो था वो आमदनी कम और खर्चा ज्यादा हो रहा था। क्योंकि आमदनी कैसे कम हो रही थी, क्योंकि सरकार का जो पैसा था, सरकार तो बांट रही थी, सरकार का जो पैसा था वो तो गवर्नमेंट लोन में दे देकर बांट रही थी, तो लोन में दे देकर बांट रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, उसके सरकार का जो पैसा था वो धीरे धीरे कम होने लगा था, ठीक है। इसका जो फिफ्थ रीजन था रिफॉर्म्स लाने की, जो फिफ्थ रीजन है वो थे फाइनेंशियल रिप्रेशन। क्योंकि आरबीआई ने, सरकार ने जो इतना एसएलआर और सीआरआर ज्यादा फिर 38% और 15% जो सेट करके रखा था, इसकी वजह से क्या हो रहा था, क्योंकि बैंकों को इतना पैसा
बैंक का जो इतना पैसा, आधा से ज़्यादा पैसा तो खाली हो जा रहा था, खत्म हो रहा था। तो इसीलिए बैंक के पास ज़्यादा पैसा नहीं बच रहा था लोगों को लोन देने के लिए। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, पहले तो बैंकों ने बहुत ज़्यादा लोन दिया, उसके बाद धीरे-धीरे सरकार ने एसएलआर और सीआरआर को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा-थोड़ा लोन बाँटना अब कम होने लग गया। क्योंकि लोगों का सरकार के पास, जो बैंक के पास जो था, वो पैसा एसएलआर और सीआरआर के रूप में चला जा रहा था, आरबीआई के पास जा रहा था, कुछ पैसे इन्हें सीआरआर करके रखना पड़ रहा था। तो इसीलिए इससे देखा गया फाइनेंशियल डिप्रेशन, यानी कि लोगों को लोन देने के लिए पैसे नहीं थी। तो ये वाली जो बात मैं कह रही हूँ, ये कौन-सा, जैसे जो मैंने कहा कि इंडियन कंपनी जो थी, इंडियन जो कंपनी थी टाटा बिरला और जो कि कंपनी थी, जब इनको लोन की ज़रूरत पड़ी ना, तो क्या हुआ, ये गए बैंक में और बैंकों ने कहा कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो फिर ये गए फॉरेन, ठीक है? ये गए, ये जो कंपनी थी इंडिया, ये गई फॉरेन और फॉरेन से इन्होंने मुद्रा में, डॉलर्स में पैसे लिए और फिर जब रिटर्न करने की बारी आई, तो फिर इन्होंने आरबीआई से माँगा कि हमें डॉलर दीजिए, हमें देना है वापस। तो आरबीआई ऐसे ही डॉलर दे के आरबीआई के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होने लग गया, ठीक है? आई होप ये सब समझ में आया होगा। इसके बाद ही हमारा आया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स 1991, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आई होप गाइस इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझे वीडियो में ज़रूर बताना कमेंट में। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफॉर्म्स को, यानी कि नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में जो रिफॉर्म्स लाए गए, कितने सारे कमिटीज है, सबको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। सो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।